इकाई 1 कक्षा 12वीं का है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसका हम स्मरणीय बिंदु देखेंगे। स्मरणीय बिंदु में यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु, परमाणु अथवा आयन परस्पर आकर्षण बल के कारण संकुलित अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था को क्या कह सकते हैं? जिसमें अणु, परमाणु और आयन जो आपस में क्या होते हैं, किसी आकर्षण बल द्वारा संकुलित अवस्था में होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं आपस में, तो इसको हम ठोस अवस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जो ठोस होता है उसका प्रकार कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। आगे दिया इसमें आबंधन के आधार पर, बॉन्डिंग के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस तो केवल 2 प्रकार का है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, लेकिन आबंधन के आधार पर क्या हो रहा है, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो 4 प्रकार का होता है। तो इसमें पहला है आयनिक क्रिस्टल, जिसमें आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आयन, देख सकते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल, उसके बाद है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा धात्विक क्रिस्टल और चौथा है आणविक क्रिस्टल। तो इस तरह से आप आबंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को देख सकते हैं। 4 प्रकार हैं, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। उसके बाद यहाँ पे दिया है कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या निम्न संबंध है। मतलब कोर की लंबाई, ये सब क्या है? यूनिट सेल के लिए है। कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या में निम्न संबंध है। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल के लिए है, सरल घनी सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तो इन सब के लिए रिलेशन दिया हुआ है। सिंपल के लिए R इक्वल A/2, बॉडी सेंटर्ड के लिए R इक्वल √3A/4, फेस सेंटर्ड के लिए R इक्वल A/2 ऐसा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कोर की लंबाई तथा निकटतम परमाणु के मध्य दूरी के मध्य संबंध बता रहा है। सिंपल में देख सकते हैं डी को मतलब दूरी से, डिस्टेंस से बोलेंगे तो डी बराबर ए हो जाएगा। फिर बॉडी में बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? डी बराबर √3A/4 होगा। फेस सेंटर में डी इक्वल A/√2 होगा। मतलब ये आर क्या है? त्रिज्या के लिए है, और ये डी क्या है? डिस्टेंस, दूरी के लिए है, परमाणु की दूरी और परमाणु की त्रिज्या, इस तरह से। फिर आगे इसमें है जिन ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था में नियमितता तथा गलनांक निश्चित होते हैं। देख सकते हैं जिन ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था, मतलब जो भी कण होगा उसकी व्यवस्था नियमितता तथा गलनांक निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, तथा जिनके कणों में अव्यवस्था, मतलब अव्यवस्था में अनियमितता तथा गलनांक अनिश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोल सकते हैं? जो व्यवस्थित होते हैं और वो उनके कण जो होते हैं वो नियमित होते हैं, निश्चित दूरी पे भी होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, अव्यवस्थित नहीं रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं कण, उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अनियमितता होती है, उसमें बिखरा हुआ रहता है उसके क्रिस्टल, तो इसलिए इसको हम, इसका गलनांक भी निश्चित होता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकक की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। 1 या नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है ये। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों का नियमित व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस में देख सकते हैं नियमित व्यवस्था रहता है। उसी प्रकार त्रिविम आकाश मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था मतलब सीक्वेंस से एक के बाद एक नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। सेम क्रिस्टलीय ठोस में भी वही है, नियमितता रहता है। तो इस तरह से इसमें हम क्रिस्टल जालक को हम इस तरह से बता सकते हैं। फिर है ठोस की संरचनाएं पूर्ण नहीं होती तथा उनमें विभिन्न प्रकार के दोष या अपूर्णताएं पाई जाती है।
ये दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। मतलब जितने भी ठोस है, ठोस संरचना है, वो पूर्ण नहीं होती, उनमें कुछ कुछ दोष होता है और अपूर्णताएं पाई जाती है। ये दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। तो बिंदु दोष यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं: स्काइयोमेट्रिक दोष, अशुद्धि दोष और तीसरा है नॉन स्काइयोमेट्रिक दोष। फिर आगे है इसमें, किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एक कोष्टिका या सेल कहते हैं। देख सकते हैं, किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। पुनरावृत्ति मतलब जैसे कोई धनात्मक आवेश है, उसके बाद ऋणात्मक आवेश के बाद फिर धनात्मक आवेश, ऐसा पुनरावृत्ति होगा। तो देख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक या कोष्टिका या सेल कहते हैं। ठीक। एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित तथा अंत्य केंद्रित प्रकार की होती है। मतलब जो सेल होती है वो एकक कोष्टिका जो होती है वो अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित तथा अंत्य केंद्रित प्रकार की होती है। इस तरह से बता सकते हैं। फिर है यहाँ पे अर्धचालक। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से वो 2 प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। अचालकों में अशुद्धि मिलाकर 2 प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन सा प्रकार का अर्धचालक है। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, 2 अर्धचालक हैं, देख सकते हैं। फिर है ठोसों में विभिन्न प्रकार के चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ठोस में विभिन्न प्रकार के चुंबकीय गुण होता है। तो पहला अनुचुंबकीय है, दूसरा प्रतिचुंबकीय है, तीसरा लौह चुंबकीय और चौथा प्रति लौह चुंबकीय और पांचवा जो है वो फेरी चुंबकीय है। तो ये ठोस में पाए जाने वाले चुंबकीय गुण है। फिर यहाँ पे देखेंगे, किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। देख सकते हैं, किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल जालक बनाएंगे तो उसमें जो कण होगा उसके निकटतम गोलों की संख्या जो होगी उसको हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। अब त्रिज्यानुपात क्या है करके पेपर में आ गया, तब बताना है कि कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। बस धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को याद रखना है। ठीक, त्रिज्यानुपात कहते हैं। फिर आगे है इसमें यूनिट सेल का घनत्व। तो यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र क्या है? यूनिट सेल का घनत्व बराबर Z इंटू एम अपान ए त्रिघात इंटू एन नॉट ऐसा देख सकते हैं। Z इंटू एम अपान ए का त्रिघात इंटू एन नॉट, ऐसा नॉट मतलब 0। फिर यहाँ पे बताया गया है साटकी त्रुटि में धनायन तथा ऋणायन का एक एक स्थान रिक्त रहता है। अब साटकी त्रुटि के बारे में बताया जा रहा है कि साटकी त्रुटि में धनायन और ऋणायन दोनों का एक एक स्थान क्या होता है? रिक्त होता है। साटकी त्रुटि कहलाता है। फ्रैंकलिन त्रुटि में क्या होता है? धनायन जो होता है वो अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है। वहाँ पे कोई धनायन का जो स्थान है वो तो रिक्त होता है, बट वो जो धनायन होता है वो अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है। इसको हम आगे आपको बताएंगे।